हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ये जो कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है बेसिकली क्या है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग इन इंडिया। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। मतलब 3 तरीके से आपके ये कंट्रोल हो सकते हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जिसे हम लेजिस्लेटिव कंट्रोल भी कहते हैं। दूसरा होता है प्रोसीजरल कंट्रोल, ठीक है ना, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल भी कहते हैं। और तीसरा होता है आपका जुडिशियल कंट्रोल। तो ये जो वीडियो है ये मैं इस सेक्शन को 3 पार्ट्स में कवर करूँगी। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें अभी हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री या लेजिस्लेटिव कंट्रोल की। मतलब आपका जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उस पर आपका पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव कंट्रोल क्या होता है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया, parliamentary control is an inherent constitutional function because the executive is responsible to the legislature at 2 stages of control. Initial stage and another is direct and indirect stage. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आपका कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो होता है उस पर आपका पार्लियामेंट का कंट्रोल किस तरीके से होता है, ठीक है ना। पार्लियामेंट का कंट्रोल किस तरीके से होता है। तो बेसिकली ये एक तरीके से हमारा ये जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन का एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक इनहेरेंट फंक्शन है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, आपको पता है कि हमारा जो गवर्नमेंट है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है आपका जुडिशियल, ठीक है ना। क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या हम कह सकते हैं लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं 2 स्टेजेस ऑफ कंट्रोल में। सबसे पहला है इनिशियल स्टेज। तो ये जो इनिशियल स्टेज जो होती है ये होती क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। इन दिस स्टेज इट इज़ टू डिसाइड दैट हाउ मच पावर इज़ रिक्वायर्ड टू बी डेलीगेटेड फॉर कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर टास्क। मतलब ये जो स्टेज है इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितनी पावर को डेलीगेट करने की रिक्वायरमेंट है, मतलब कितनी पावर डेलीगेट करने की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और साथ साथ में ये भी देखा जाता है कि ये जो पावर डेलीगेट की जा रही है ये वैलिड है कि नहीं है। अब दूसरी स्टेज आती है आपकी दूसरी स्टेज में आपके 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक है डायरेक्ट कंट्रोल, दूसरा है इनडायरेक्ट कंट्रोल जो सेकेंड स्टेज है। तो डायरेक्ट कंट्रोल जो है इसके भी आपके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट जनरल कंट्रोल और दूसरा होता है आपका डायरेक्ट स्पेशल कंट्रोल। तो चलिए पहले हम डायरेक्ट कंट्रोल पढ़ते हैं। इसमें हम पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट जनरल कंट्रोल जो है उसके बारे में। Direct but general control over delegated legislation is exercised through debate on the act which contains delegation, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपका डायरेक्ट कंट्रोल जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर वो किस तरीके से एक्सरसाइज किया जा सकता है। सबसे पहले कि जो एक्ट है जिसमें डेलीगेशन के बारे में आपका मेंशन किया गया है या प्रोविज़न डाला गया है डेलीगेशन का, उसके ऊपर डिबेट करके, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चंस एंड नोटिस के ज़रिए। तीसरा वोट ऑन ग्रांट की वेदर कि ग्रांट करना चाहिए डेलीगेशन की नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए वोटिंग की जा सकती है। देन थ्रू मूविंग रिजोल्यूशन एंड नोटिस इन द हाउस, मतलब हाउसेस में जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसमें रिजोल्यूशन मूव करके और नोटिस वगैरह जारी करके, ठीक है ना। एंड द लास्ट इज थ्रू अ प्राइवेट मेंबर्स बिल सीकिंग मॉडिफिकेशन इन द पेरेंट एक्ट और थ्रू अ डिबेट। तो मतलब कोई प्राइवेट मेंबर जो है प्राइवेट मेंबर्स बिल के थ्रू भी आपका जो पेरेंट एक्ट है उसमें मॉडिफिकेशन के लिए आपका क्या है एप्लीकेशन डाल सकता है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए, और उसके रिगार्डिंग डिबेट भी आपका कंसिस्ट हो सकता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट स्पेशल कंट्रोल। होपफुली कि आपको डायरेक्ट जनरल कंट्रोल किस तरीके से एक्सरसाइज होता है वो आपको पता चल गया हो। मैं इसको एक बार शॉर्ट पे फिर रिपीट कर देती हूँ कि जो एक्ट है जिसमें डेलीगेशन के रिगार्डिंग आपका प्रोविज़न डाले गए हैं उस पर उसके ऊपर डिबेट करके क्वेश्चंस एंड नोटिस के ज़रिए, ठीक है ना, वोटिंग करके, ठीक है ना, कि ग्रांट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और रिजोल्यूशंस और नोटिस मूव करके दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, और साथ ही प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए, ठीक है ना, जो कि आपका पेरेंट एक्ट में मॉडिफिकेशन की डिमांड कर रहा हो, इस तरीके से। देन हम बात करते हैं आपका डायरेक्ट और स्पेशल कंट्रोल के बारे में। Direct special control is exercised through the technique of laying on the table of the House
द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। तो बेसिकली जो डायरेक्ट स्पेशल कंट्रोल जो है वो आपका जो लेइंग का जो प्रोसेस होता है उसके ज़रिए एक्सरसाइज किया जाता है। अब ये लेइंग का प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये जो डायरेक्ट स्पेशल कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसकी जो बेसिक जो ये कंट्रोल है ये लेइंग के प्रोसेस के ज़रिए एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है आपका, ये बेसिकली लेइंग का मतलब क्या होता है कि जैसे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ज़रिए, वो आपको कहाँ पेश करने हैं, वो किसके सामने लेके आने हैं आपको, पार्लियामेंट के, और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने लेके आने चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो वहाँ से भी ऑथराइज हो सकें। तो अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ लेइंग, ठीक है ना। फॉर्म्स ऑफ लेइंग क्या है, लेइंग विद नो फर्दर डायरेक्शन। तो सबसे पहली फॉर्म पढ़ रहे हैं हम, लेइंग विद नो फर्दर डायरेक्शन। तो इस टाइप में क्या होता है कि इन दिस टाइप रूल्स एंड रेगुलेशंस कम इनटू फोर्स एज सून एज दे आर लेड। मतलब जैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस आपका पार्लियामेंट के सामने रखे जाएंगे वो आपका मतलब उनके पास वो आपके इफेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इट इज़ सिंपली टू इन्फॉर्म द हाउस अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन। इसका मतलब क्या होता है कि सिंपली ये आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है, ठीक है ना, उसको मतलब वो क्या करती है, वो सिंपली इन्फॉर्म करती है दोनों हाउसेस को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। दूसरी जो फॉर्म होती है आपका लेइंग की, वो होती है आपकी लेइंग सब्जेक्ट टू नेगेटिव रिजोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है देखिए, इसमें होता है आपका कि इन दिस टाइप रूल्स कम इनटू इफेक्ट एज सून एज दे आर प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। मतलब इसमें भी थोड़ा सा आपका जो अभी हमने पहला वाला पढ़ा लेइंग विद नो फर्दर डायरेक्शन उसी के जैसे है, बट थोड़ा सा आपका डिफरेंस है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें भी क्या होता है कि जो जैसे ही पार्लियामेंट के सामने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो रखे जाएंगे पार्लियामेंट के सामने, वैसे ही वो आपके इफ़ेक्ट में आ जाएंगे, बट सेल cease to have effect if annulled by resolution of the house। मतलब वो इफेक्ट में तो आ जाएंगे जैसे ही वो पार्लियामेंट के सामने रखे जाएंगे, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखे जाएंगे, बट अगर मान लीजिए कि ये जो हाउसेस हैं इनमें रिजोल्यूशन पास करके, ठीक है ना, हाउसेस जो हैं इनमें जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं उसमें रिजोल्यूशन पास करके अगर इन्हें अनल्ड कर दिया जाता है, मतलब अगर इन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, तो इनका इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, इनका इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर साइड में लिखा है, आपको दिख रहा होगा कि नेगेटिव रिजोल्यूशन का मतलब है सेकेंडरी लेजिस्लेशन पासिस ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। इसमें मतलब क्या होता है आपका कि जो आपका लेजिस्लेशन जो है, सेकेंडरी लेजिस्लेशन जो है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, बट उसका इफ़ेक्ट कब ख़त्म हो जाता है, उसका इफ़ेक्ट तब ख़त्म हो जाता है अगर मान लीजिए जो पार्लियामेंट के हाउस हैं उनमें उसके जो अगेंस्ट है वो रिजोल्यूशन लाया जाता है और उसको रिजोल्यूशन के ज़रिए उसको अनल्ट कर दिया जाता है, मतलब ख़त्म कर दिया जाता है। तीसरा जो फॉर्म है वो है आपका लेइंग सब्जेक्ट टू अफर्मेटिव रिजोल्यूशन। देखिए एक हमने पढ़ा नेगेटिव रिजोल्यूशन, अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि लेइंग जो कि आपका मतलब दैट इज सब्जेक्ट टू अफर्मेटिव रिजोल्यूशन। दिस टेक्निक में टेक टू शेप्स, ठीक है ना। ये टेक्निक जो है इसके दो शेप्स हो सकते हैं, कैसे, रूल्स शैल हैव नो इफेक्ट और फोर्स अनलेस अप्रूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब जो रूल्स बनाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ज़रिए बनाए हैं, ठीक है ना, और उनको उन्होंने पार्लियामेंट के सामने रख दिया, ठीक है ना, बट उनका इफ़ेक्ट तब तक नहीं आएगा, मतलब वो फोर्स में तब तक नहीं आएंगे जब तक कि पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं उसमें रिजोल्यूशन पेश करके उनको अप्रूव नहीं किया जाता। मतलब रिजोल्यूशन ना मूव किया जाए, एक तरीके रिजोल्यूशन का मतलब है प्रस्ताव, ठीक है ना, जब तक उसका जो प्रस्ताव है वो आपका पार्लियामेंट में अप्रूव ना हो जाए, ठीक है ना। देन रूल्स शैल cease टू हैव इफेक्ट अनलेस अप्रूव्ड बाय अफर्मेटिव रिजोल्यूशन। इसका मतलब है कि जो रूल्स हैं, ठीक है ना, वो उनका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा अनलेस अप्रूव्ड है, जब तक कि वो आपका अफर्मेटिव रिजोल्यूशन मतलब पॉजिटिव रिजोल्यूशन उनको पास करने के रिजोल्यूशन से वो अप्रूव नहीं हो जाते हैं, ठीक है ना।
जो रूल्स बनाए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने, उनका वो जो है उनका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा अगर वो अफर्मेटिव रिजोल्यूशन के ज़रिए अप्रूव नहीं होते हैं। जो डी है इसका, लेइंग इन ड्राफ्ट सब्जेक्ट टू नेगेटिव रिजोल्यूशन। तो इस ये जो फॉर्म होती है लेइंग, इसमें क्या होता है देखिए, द ड्राफ्ट रूल शेल बी प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस and shall come into effect after 40 days from the date of laying unless disapproved before that period। इस केस में क्या होता है कि जो ड्राफ्ट रूल्स हैं, ठीक है ना, ड्राफ्ट रूल्स जो हैं वो आपके दोनों हाउसेस जो होती हैं उनके टेबल में रखा जाएगा। टेबल में रखने का मतलब ये नहीं कि सिंपल टेबल में रख दिया, मतलब पार्लियामेंट में ये जो रूल्स हैं, ड्राफ्ट रूल्स हैं, इनको क्या करा जाएगा, इनको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, ठीक है ना। और इनका इफ़ेक्ट कब आएगा, जिस डेट में वो पार्लियामेंट में पेश किए गए हैं, डेट ऑफ लाइंग, ठीक है ना, उस डेट से 40 दिन के अंदर, ठीक है ना, या कहेंगे उस आफ्टर 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लाइंग, मतलब जो डेट ऑफ लाइंग होगी जब आप पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है उसके 40 दिन के बाद में। पर इफ़ेक्ट में कब आएगा, जब अगर मान लीजिए कि इस 40 दिन के अंदर पार्लियामेंट में इसे डिसप्रूव्ड किया जाता है, ठीक है, डिसअप्रूव्ड किया जाता है, मतलब इसको अप्रूवल नहीं मिलता है, तो फिर ये आपका इफेक्ट में नहीं आएगा। ओके, देन लाइंग इन ड्राफ्ट सब्जेक्ट टू एन अफर्मेटिव रिजोल्यूशन। इन दिस टाइप ऑफ लाइंग द इंस्ट्रूमेंट और ड्राफ्ट रूल्स शेल हैव नो इफेक्ट अनलेस अप्रूव्ड बाय द हाउस। तो इसमें क्या है कि जो भी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है या जो भी ड्राफ्ट रूल्स हैं, ठीक है ना, वो तब तक इफ़ेक्ट में नहीं आएंगे जब तक हाउस उनको अप्रूव नहीं कर देता है। तो ये जितने भी मैंने अभी पढ़े हैं लेइंग, इसको मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे भी थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो रही थी, बट फिर भी मैं कोशिश कराई कि सिंप्लीफाई करके इसको लिखूँ मैं आपके लिए। तो बेसिकली फॉर्म ऑफ लाइंग जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट स्पेशल कंट्रोल जो है वो किस प्रोसेस के ज़रिए होता है आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, तो आप क्या कहेंगे, वो होता है आपका लेइंग के प्रोसेस के ज़रिए। अब जो लेइंग होती है इसकी भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो ये जो लेइंग की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेइंग विद नो फर्दर डायरेक्शन। इसका मतलब इसमें सिंपली क्या है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ बना रही हैं वो उसको पार्लियामेंट के सामने रखेंगी, ठीक है ना, और वो आपका इफ़ेक्ट में आ जाएगा। जैसे ही उन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया वैसे इफ़ेक्ट में आ जाएगा। ये एक तरीके से सिंपली पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। दूसरा जो फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, लेइंग सब्जेक्ट टू नेगेटिव रिजोल्यूशन, कि आपका जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ज़रिए बनाए गए, ये आपके पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं, और ये जैसे ही पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे ये आपका इफ़ेक्ट में आ जाएंगे। बट अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं उनमें रिजोल्यूशन पास करके इनको अनल्ड कर दिया जाता है, मतलब वो इनको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है, तो इनका इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ लेइंग सब्जेक्ट टू अफर्मेटिव रेजोल्यूशन, ये जो टेक्निक है इसमें आपके ये दो तरीके से हो सकता है कि जो रूल्स हैं, ठीक है ना, वो आपका उनका तब तक आपका इफ़ेक्ट नहीं आएगा जब तक कि वो आपका जो पार्लियामेंट के हाउसेस हैं उसमें रिजोल्यूशन के ज़रिए पास नहीं हो जाता, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि जो रूल्स हैं उनका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, जब तक वो आपका अप्रूव नहीं होते हैं अफर्मेटिव रिजोल्यूशन के ज़रिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, ठीक है ना। अफर्मेटिव रिजोल्यूशन एक तरीके से पॉजिटिव रिजोल्यूशन कह सकते हैं आप, ठीक है। नेगेटिव रिजोल्यूशन तो जैसे आपको होता है ना ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, ठीक है। अफर्मेटिव में क्या होता है कि अप्रूवल ज़रूरी होता है ना। देन लेइंग इन ड्राफ्ट सब्जेक्ट टू नेगेटिव रिजोल्यूशन, इसमें क्या है, इसमें आपका जो ड्राफ्ट रूल्स होते हैं वो आपका पार्लियामेंट के हाउसेस में पेश किए जाते हैं, ठीक है ना, और उनको मतलब एक तरीके से वो इफ़ेक्ट में कब आएंगे या उनको फोर्स ऑफ लॉ कब मिलती है, आफ्टर 40 डेज फ्रॉम डेट ऑफ लेइंग, मतलब जब इसका जो ये जो रूल्स हैं इनको जब पार्लियामेंट में पेश किया गया उसके 40 दिन के बाद, ठीक है ना, अनलेस डिसअप्रूव्ड बिफोर दैट पीरियड। मान लीजिए इस 40 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना, इस 40 दिन के अंदर अंदर अगर ये डिसअप्रूव्ड हो जाते हैं तो ये इफ़ेक्ट में नहीं आएंगे, और अगर डिसअप्रूव्ड नहीं होते हैं तो ये इफ़ेक्ट में आ जाएंगे 40 दिन के बाद, अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है ना, मतलब ऑटोमेटिकली आ जाएंगे।
देन लेइंग इन ड्राफ्ट सब्जेक्ट टू एन अफर्मेटिव रिजोल्यूशन, इसमें क्या होता है आपका जो भी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी ड्राफ्ट रूल्स हैं, ठीक है ना, उनको अपना इफ़ेक्ट तब तक नहीं मिलेगा, मतलब तब तक वो इफ़ेक्ट में नहीं आएंगे जब तक कि पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं उसको अप्रूव नहीं कर देते, ठीक है ना। देखिए नेगेटिव रिजोल्यूशन और पॉजिटिव अफर्मेटिव रिजोल्यूशन में देखिए फ़र्क है। नेगेटिव जो है वो अगर डिसअप्रूव नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा, बट अफर्मेटिव रिजोल्यूशन में अप्रूवल हाउसेस का जो है, पार्लियामेंट के हाउसेस के अप्रूवल ज़रूरी होता है, ठीक है ना, ये इसमें डिफरेंस है। नाउ लीगल कंसिक्वेंसेस विद द लेइंग प्रोविजंस, जो लेइंग प्रोविजन है उसके साथ में लीगल कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उसके, ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस, ठीक है ना। जो लेइंग प्रोविज़न है उसके साथ में आपका क्या लीगल कंसिक्वेंसेस होते हैं ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस। देखो इन इंडिया द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कम्प्लायंस विद द लेइंग प्रोविजंस, ठीक है ना, विद द लेइंग प्रोविजंस डिपेंड्स ऑन वेदर द प्रोविजन इन द एनेबलिंग एक्ट आर मैंडेटरी और डायरेक्टली। मतलब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए जो लेइंग प्रोविजंस हैं, ठीक है ना, कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस विद द लेइंग प्रोविजन, मतलब अगर मान लीजिए कि जो लेइंग प्रोविजन है, मतलब जो इसका प्रस्ताव होता है जो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है ना, इसके अगर मान लीजिए इसमें इसको फॉलो नहीं किया जाता है तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, ये दो बात पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि जो प्रोविज़न है आपका एनेबलिंग एक्ट में जो ये प्रोविज़न डाला गया है वो आपका मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है, ठीक है ना, मैंडेटरी है या डायरेक्टरी। मैंडेटरी मतलब ओब्लिगेटरी, जो फॉलो करना ज़रूरी है। तो अगर मैंडेटरी है, देखो वेयर द लाइंग रिक्वायरमेंट इज कंडीशन प्रेसिडेंट टू ब्रिंग रूल्स इनटू फोर्स, और वेयर देयर इज़ अ प्रोविजन दैट द रूल्स बी इन ड्राफ्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो मैंडेटरी कहाँ पर होगा कि जहाँ पर लाइंग रिक्वायरमेंट जो है वो आपका कंडीशन प्रेसिडेंट है टू ब्रिंग रूल्स इनटू फोर्स, मतलब पहले कंडीशन क्या, कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि वो मेन कंडीशन है कि रूल्स को फोर्स में लाने के लिए लाइंग जो रिक्वायरमेंट जो है, लाइंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। मैंडेटरी कह रहे हैं ना, मतलब आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनाएगी वो पार्लियामेंट के सामने पेश करने ज़रूरी हैं अगर उनको फोर्स में लेके आना है, ठीक है ना। और वेयर देयर इज़ अ प्रोविजन दैट द रूल्स बी इन ड्राफ्ट फॉर्म, ठीक है ना, और जहाँ पर आपका जो रूल्स है ड्राफ्ट फॉर्म में है वहाँ पर भी आपका लेइंग का प्रोसेस जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, ठीक है ना। डायरेक्टरी की बात क्या कर रहे हैं हम, वेयर लेइंग रिक्वायरमेंट इज कंडीशन सब्सिक्वेंट टू ब्रिंग द रूल्स इनटू ऑपरेशन। कंडीशन सब्सिक्वेंट और कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है, देखो कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब प्राइमरी कंडीशन है कि भाई आपका ज़रूरी है लाइंग मतलब पार्लियामेंट के सामने रखना, ठीक है ना। कंडीशन सब्सिक्वेंट मतलब कि आपका कंडीशन सब्सिक्वेंट बोलते नहीं है जो बाद में आती हैं, आपने प्रेसिडेंट्स और सब्सिक्वेंट्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना। मतलब प्राइमरी कंडीशन होगा ये एक तरीके से आपका सेकेंडरी कंडीशन होगा ये आपका, कि आपका जो लाइंग रिक्वायरमेंट है वो आपका कंडीशन सब्सिक्वेंट है टू ब्रिंग द रूल्स इनटू ऑपरेशन, मतलब रूल्स को अगर ऑपरेशन में लेके आना है तो वो एक तरीके से उसके लिए सेकेंडरी कंडीशंस है, ठीक है ना। डायरेक्टरी मतलब आपका सिर्फ डायरेक्शन दिया है कि भैया आपको इसको पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए, और जहाँ मैंडेटरी की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है आपको मैंडेटरी है कि आपके दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो है उसमें आपको इसको पेश करना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल की। द कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय पार्लियामेंट थ्रू इट्स कमेटी। जो इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है पार्लियामेंट इसको किस तरीके से एक्सरसाइज करता है, अपनी कमेटीज़ के ज़रिए। ऐसी जो कमेटीज़ होती हैं उनको क्या कहा जाता है, कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ऑफ लोकसभा या कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है ना। देखिए इसमें लिखा है ना, मैंने आपको दिख रहा होगा, कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ऑफ लोकसभा एंड कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ऑफ राज्यसभा, मतलब जो दोनों हाउसेस हैं उनकी एक तरीके से उनके जो मेंबर्स हैं उनकी कमेटी बना दी गई है किसके लिए, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की। तो ये जो आपका कमेटी बनी थी आपकी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ऑफ लोकसभा, इट इज सेटअप इन 1953, ठीक है ना, 1953 में सेटअप हुई थी एंड कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, 15 मेंबर्स इसमें थे, ठीक है, अपॉइंटेड बाय लोकसभा स्पीकर। कौन किसने अपॉइंट किया था इन्हें, लोकसभा स्पीकर ने 1 साल के लिए, ठीक है ना।
और जो कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ऑफ राज्यसभा जो थी, ये आपका 1964 में कंस्टिट्यूट हुई थी। इसमें भी 15 मेंबर्स थे, जो कि आपका जो राज्यसभा के जो चेयरमैन थे, ठीक है ना, उन्होंने नॉमिनेट किए थे। एंड इट होल्ड्स ऑफिस टिल न्यू कमेटी इज फॉर्म्ड। जैसे कि अभी हमने इसमें पढ़ा ना, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ऑफ लोकसभा, ये तो 1 साल के लिए बनाई गई, ठीक है ना। बट जो आपकी राज्यसभा वाली जो कमेटी है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, वो आपका उसके जो भी मेंबर्स हैं वो तब तक काम करेंगे जब तक कि आपकी नई कमेटी फॉर्म नहीं हो जाती है। मेंबर्स दोनों में बराबर हैं। आपका जो लोकसभा वाली है वो 1953 में हुई, और जो राज्यसभा वाली है वो उसके 11 साल बाद हुई, मतलब आप कह सकते हैं 11 साल में हुई उसके, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आपका 1964 में। द मेन फंक्शन ऑफ द कमेटी शेल बी टू एग्जामिन, ये जो आपका कमेटी है इसका मेन फंक्शन क्या क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। वेदर द रूल्स आर इन अकॉर्डेंस विद द जनरल ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, मतलब जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो आपके किसी भी एक्ट के जनरल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हैं कि नहीं है, उनके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ठीक है ना। ये एग्जामिन करना कमेटी का काम है। देन वेदर इट कंटेन्स इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, कि उसमें आपका टैक्स इम्पोजिशन का कोई क्राइटेरिया डाला गया है नहीं डाला गया है। वेदर इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बार्स द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, कि क्या वो आपका जो कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से बार करता है, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है। देन वेदर इट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, वेदर इट इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड जैसे आपका कंसोलिडेटेड फंड जो है वो एक तरीके से बोलते नहीं है, कहीं पर एकत्र हो रखा है कोई फंड, ठीक है ना। देन whether it is safeguards or destroys प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके इसके मेन फंक्शंस हैं आपके कमेटी के। सबसे पहले क्या क्या है कि आपका जो रूल्स हैं वो आपका जो कोई भी एक्ट है ना उसके जनरल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग्स में है कि नहीं है, उसमें इम्पोजिशन ऑफ टैक्स का प्रोविज़न है कि नहीं है, ठीक है ना। दूसरा आपका कि क्या वो ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से बार करता है, ठीक है ना। या फिर हाँ कि वो आपका रेट्रोस्पेक्टिव है नेचर में कि नहीं है, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो रूल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। देन इट इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर, वेदर इट इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर मतलब जो भी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है ना, रूल्स जो फ्रेम किए गए हैं जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से है कि नहीं है, ठीक है ना। और वो क्या वो आपका जो नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, ठीक है ना, उसको सेफगार्ड कर रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपका कौन डील करेगा, इनको ये कमेटी इनको एग्जामिन करती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे, ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट जो है वो हम प्रोसीजरल कंट्रोल जो है उसके ऊपर डील करेंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये मैंने कोशिश की आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की, कई जगह मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिला, मुझे भी समझ में नहीं आया, कोशिश की है। बट आप देख लीजिए, आप जो बुक्स वगैरह अच्छी बुक्स वगैरह उनसे रिकमेंड, मतलब मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि उन बुक्स को भी आप एक बार देख लें अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। और अगर मैं सॉल्व कर पाई आपकी प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।